दोस्तों, जब भी इस दुनिया के सबसे बड़े सांपों का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में एनाकोंडा या पाइथन जैसे विशाल सांपों की इमेज आती है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि करोड़ों साल पहले इस धरती पर एक ऐसा भीमकाय सांप राज करता था जिसके आगे आज का एनाकोंडा और पाइथन तो छोटे बच्चे नजर आते हैं। एक ऐसा सांप जो धरती पर रहकर अपने फन से बादल को छू सकता हो, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटेनोबोआ नाम के एक जायंट स्नेक की। आज के इस एपिसोड में हम इस सांप के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही इससे जुड़े कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, टाइटेनोबोआ की कहानी शुरू होती है आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले, जब एक एस्टेरॉयड गिरने से डायनासोर्स का खात्मा हो गया था। साथ ही उस समय मौजूद सभी विशाल जीवों का भी अंत हो गया था। इस धरती पर फूड चेन काफी अनबैलेंस हो गई थी। अब नेचर का एक नियम है कि समय के साथ नेचर सब कुछ फिर से बैलेंस कर देता है। इसीलिए फूड चेन में डायनासोर की जगह लेने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही था। ऐसे में मोर्चा संभाला मैमल्स और रेप्टाइल्स ने। डायनासोर्स के विनाश के बाद जो जीव बच गए उनके पास बढ़िया मौका था फलने, फूलने, फैलने और विकसित होने का। यही वो समय था जब दुनिया के सबसे खतरनाक रेप्टाइल टाइटेनोबोआ स्नेक अस्तित्व में आए। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, टाइटेनोबोआ सांपों की बोआ फैमिली से बिलोंग करता है। इस फैमिली में वह सांप आते हैं जो साइज में बहुत ही बड़े होते हैं और जिनके अंदर जहर भी नहीं पाया जाता। ज्यादातर बोआ फैमिली के सांप अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। टाइटेनोबोआ को एनाकोंडा का पूर्वज भी माना जा सकता है। यह सांप अपने समय का बहुत ही खूंखार और जानलेवा शिकारी माना जाता है। इसकी दहशत पूरी धरती पर थी। इन सांपों का उदय डायनासोर्स के अंत के बाद हुआ, यानी डायनासोर्स के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहा। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहला टाइटेनोबोआ सांप आज से करीब 6 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया था और आखिरी सांप करीब 50 लाख साल पहले विलुप्त हुआ। हमने अभी अभी जाना कि यह सांप आज के समय के एनाकोंडा के पूर्वज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहां आज एनाकोंडा पाए जाते हैं वही इन सांपों का भी बसेरा हुआ करता होगा। यानी कि साउथ अमेरिका में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न जंगल में यह सांप राज किया करते थे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान फैक्ट्स और प्रूफ्स के आधार पर ही अपनी राय कायम करता है। ऐसे में जाहिर है कि टाइटेनोबोआ के अस्तित्व का प्रमाण भी कहीं न कहीं तो मिले ही होंगे। जी हाँ, जरूर मिले हैं। साल 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में मौजूद एक कोयले की खदान में पहली बार इस विशाल सांप के फॉसिल्स मिले। यहाँ पाए गए फॉसिल्स की शुरुआती जांच में इन्हें किसी विशालकाय मगरमच्छ के फॉसिल्स करार दिया गया, मगर फिर माना गया कि ये फॉसिल्स किसी मगरमच्छ के नहीं बल्कि एक सांप के हैं और कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा सांप। मैं बोल तो रहा हूँ कि टाइटेनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, मगर क्या आपको इसकी साइज का अंदाजा है? कोल माइन में मिले फॉसिल्स की स्टडी से टाइटेनोबोआ की साइज का अनुमान लगाया गया। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि यह सांप करीब 13 मीटर यानी कि लगभग 45 फीट लंबा हुआ करता था। आज के समय के एनाकोंडा की एवरेज साइज केवल 15 से 20 फीट होती है, यानी टाइटेनोबोआ एनाकोंडा से दुगने से भी बड़ा हुआ करता था। आज तक सबसे बड़ा एनाकोंडा भी 29 फीट का ही पाया गया है। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने वक्त में टाइटेनोबोआ की कैसी दहशत हुआ करती होगी, और इनकी चौड़ाई सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। इन सांपों का डायमीटर करीब 3 फीट हुआ करता था। वहीं अगर इनकी वजन की बात की जाए तो यह करीब 1135 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे, यानी आज के एनाकोंडा से करीब 4 गुना ज्यादा भारी। मेरे ख्याल से अब टाइटेनोबोआ की साइज को लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट बाकी नहीं होगा। हो सकता है कि इतनी बड़ी साइज के बहुत से फायदे हो, मगर कुछ नुकसान भी तो होते ही होंगे। माना जाता है कि टाइटेनोबोआ को अपनी बड़ी साइज की वजह से जमीन पर चलने या मूव करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। इसीलिए वह ज्यादातर समय पानी में या किसी दलदल में या नदी के अंदर ही रहते थे। यहाँ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में आसानी होती थी। आज के टाइटेनोबोआ के वंशज कहे जाने वाले एनाकोंडा में भी यह आदत देखी जाती है। एनाकोंडा भी अपना ज्यादातर वक्त पानी में ही बिताते हैं। यह सांप पानी में या पेड़ पौधों के बीच खुद को छिपा लेते हैं ताकि इनका शिकार इनको देख न सके, और फिर मौका मिलते ही यह अपने शिकार पर झपट पड़ते थे। इस झपटे में इनका विशालकाय जबड़ा
और पिछले दांत बड़े कारगर होते थे। शिकार को पकड़ने के बाद ये उसके चारों तरफ पूरी तरह से लिपट जाते थे और उसे पूरी ताकत से दबा देते थे। ये दबाव करीब 400 psi के आसपास होता था। इतना प्रेशर किसी भी जानवर की हड्डियों का पाउडर बनाने के लिए काफी है। ये सांप क्रशिंग की इस प्रोसेस को तब तक जारी रखते जब तक शिकार की दम घुटने से या हार्ट बीट रुकने से मौत ना हो जाए। जब शिकार सांसें लेना बंद कर देता था तो ये अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर उसे पूरा का पूरा निगल जाते थे। मॉडर्न डे के एनाकोंडा भी शिकार करने का यही तरीका अपनाते हैं। अब टाइटेनोबोआ का जितना बड़ा आकार है उस हिसाब से जाहिर है कि इसकी डाइट भी बहुत ज्यादा होती थी। जैसा कि हमने बात की कि ये ज्यादातर समय पानी में ही बिताते थे। ऐसे में इनका शिकार मेनली बड़ी मछलियां, रेप्टाइल्स और क्रोकोडाइल जैसे विशाल जीव थे। इसके अलावा एक वैज्ञानिक स्टडी में पाया गया कि रेप्टाइल्स को गर्म वातावरण मिलने पर वे और अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। इसीलिए धरती के जिन हिस्सों का तापमान ज्यादा होता है वहां पाए जाने वाले रेप्टाइल्स की साइज भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और वह हाईली एक्टिव भी होते हैं। अगर इसे हम धरती के ग्लोब में समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि इक्वेटर के आसपास दुनिया के सबसे बड़े सांप पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर पोल्स की तरफ जाते हैं तापमान गिरता जाता है और इसीलिए रेप्टाइल्स की साइज भी छोटी होती जाती है। जब धरती से एस्टेरॉयड टकराया था और डायनासोर सहित धरती पर मौजूद 95% प्रजातियां समाप्त हो गई थी, उस समय धरती का तापमान आज के मुकाबले 15 से 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हुआ करता था। यह गर्म क्लाइमेट रेप्टाइल्स के लिए बड़ा अनुकूल था और इस दौरान वे तेजी से विकसित हुए। टाइटेनोबोआ भी उन्हीं में से एक थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय अमेज़न जंगलों का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था, जो आज के समय के तापमान से करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। यानी टाइटेनोबोआ के लिए अमेज़न का मौसम ग्रो करने के लिए सबसे अनुकूल था और इसीलिए वह बढ़ता ही रहा और भयानक दानव के आकार में तब्दील हो गया। अब अगर ये सांप इतना बड़ा था तो जाहिर है इसे कोई हरा नहीं सकता था, न ही इसका कोई शिकार कर सकता था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि यह सांप विलुप्त हो गया। वैज्ञानिक इसके कई कारण मानते हैं, मगर उनमें से सबसे मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज ही है। धरती समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और गिरते टेम्परेचर के साथ टाइटेनोबोआ एडजस्ट नहीं कर पाया। बढ़ती ठंड इस सांप के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई और धीरे धीरे टाइटेनोबोआ का अस्तित्व इतिहास में विलीन हो गया। हालांकि कुछ वैज्ञानिक द्वारा सुझाई गई थ्योरी के मुताबिक इस बात की आशंका जताई जाती है कि टाइटेनोबोआ और इस तरह के दूसरे रेप्टाइल्स का उदय फिर से हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान एक बार फिर बढ़ रहा है। अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो मौजूदा रेप्टाइल्स की साइज भी बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि दुनिया एक बार फिर टाइटेनोबोआ का कमबैक देखे। तो देखा आपने कैसे दुनिया के सबसे बड़े सांपों का उदय हुआ और फिर उनका अंत भी हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप डायनासोर्स के अंत और इंसानों की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे एक लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट में अपनी राय बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।